जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी स्लो जिंदगी। मेरे साथ हैं आचार्य आनंद कुमार जी पटना से। आनंद भाई जय श्री राम। जय श्री राम। अरे आनंद भाई, क्या बवाल करा रहे हैं आप लोग बिहार में बैठ के। काहे नहीं आप लोग मेरे तेजू भैया, आप लोग मेरे तेजस्वी भैया के पीछे पड़ गए हैं, सच बता रहा हूं। अब आप लोग मतलब और कोई नहीं मिला तो दीदी से ही उनका मतलब आप लोग राजनीतिक करियर खत्म कराने के मूड में हैं? ये देखिए उनका राजनीतिक करियर खत्म कराने के मूड में नहीं है। ओह, जी। रोहिणी ने उठाया सवाल। ये तो नया भाई वाला है। ये उन्होंने सवाल जो उठाया है वो तेजस्वी भैया पे उठाया है, तेज प्रताप भैया पर नहीं उठाया है। वही तेजस्वी भैया की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, तो तेजस्वी भैया पर जो सवाल उठाया है, तो इस सवाल का उठाया जाना थोड़ा सा वाजिब इसलिए भी होता है ना, क्योंकि बिहार में भी लोग बहुत सारे जो राजद के समर्थक हैं उनसे भी आप पूछिएगा तो वो लोग भी ये बात स्वीकार करेंगे कि असल में जो राजगद्दी जानी चाहिए थी तेज प्रताप के पास, वो येन केन प्रकारेण जो है वो धीरे धीरे करके तेजस्वी यादव के पास पहुंच गई है। तो ये चीज शुरू से महसूस की जा रही थी, बहुत पहले से लोग इस चीज का अनुमान लगा रहे थे कि दो भाई हैं, दोनों भाइयों में जब लड़ाई होगी तो ये अशोक की तरह कौन जो है वो दूसरे भाई को मारकर और खत्म करके बाकी भाइयों को और अकेला राजगद्दी पर बैठेगा। तो वहां 99 थे अशोक वाले मामले में, यहाँ 9 ही है, थोड़ी कम है गिनती, लेकिन ठीक है, तो तलवारें तो चलेंगी। तो फिलहाल ये रोहिणी का ट्वीट है। जी। वैसे सेम ऐसी एक गलती मुलायम सिंह यादव भी अपने कैरियर में कर चुके हैं। उन्होंने एक जगह तो बड़ा अच्छा बंटवारा किया जब अपने दो पुत्रों को बांटा ना, तो एक हाँ, को पैसा रुपया धन दौलत बिजनेस दे दिया, दूसरे को राजनीति दे दी। लेकिन अपने सगे भाइयों के साथ जब अपना बंटवारा किया तो अपने भाइयों का उन्होंने हक हिस्सा खा लिया। 2012 में सच में अगर उनको उत्तराधिकारी बनाना था ना, तो शिवपाल यादव उनके सही उत्तराधिकारी थे। लेकिन पुत्र मोह में आकर उन्होंने अखिलेश यादव को राजगद्दी थमा दी और अखिलेश यादव ने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया, भट्ठा बैठा दिया। मुलायम सिंह यादव की 40-50 साल की मेहनत को उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बना के रख दिया और बर्बाद कर दिया। आज पिछले 5 चुनाव से लगातार एकदम अपनी सिर्फ छेछा लेदर करा रहे और कुछ नहीं। क्या आपको लगता है कि लालू प्रताप यादव के कुनबे में अब ये जो आपसी झगड़ा चल पड़ा है, संजय यादव तो बहुत बाद में आएंगे, संजय यादव की बात हम बाद में करेंगे, ये जो इनका आपसी झगड़ा चला है, इसका क्या इफेक्ट आएगा जब चुनाव आपके सिर पे है? देखिए, आपसी झगड़ा आपको बहुत शुरू से देखना पड़ेगा, बहुत शुरू से, इसलिए क्योंकि जब लालू यादव जेल जाने की बिल्कुल बात हो जाती है और राबड़ी देवी को गद्दी पे बिठा दिया जाता है, तो उस समय जो सुभाष यादव और साधु यादव की भूमिका थी वो प्रमुख भूमिका थी। वो लोग बिल्कुल फ्रंट, तो वो लोग उस समय जब फ्रंट फुट पे खेल रहे थे तो उस समय उन लोगों को सब कुछ पता था। और धीरे से जब तेजस्वी बड़े होने लगते हैं, तो जैसे जैसे तेजस्वी बड़े होने लगते हैं, मीसा भारती बड़ी होने लगती है, तो और लालू परिवार को यह समझ में आने लगता है कि हमें सत्ता तो आगे अपने बच्चों को हस्तांतरित करनी है, अपने बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी को देनी है। तो जैसे ही ये स्थिति आती है वैसे ही साधु यादव और सुभाष यादव जो है उनको साइड किया जाना शुरू होता है। तो लड़ाई वहीं पे शुरू हो गई थी। तो लेकिन वहां जो लड़ाई हुई थी उसमें हुआ क्या कि पार्टी के अंदर जो हैसियत थी, पार्टी के अंदर जो छवि वगैरह थी, वो लालू यादव की थी पूरी तरह से। तो इसलिए लालू यादव वहां भारी पड़ गए और पूरी तरह से सुभाष यादव और साधु यादव जो है वो दरकिनार कर दिए गए, कहाँ कोने में धकेल दिए गए, कोई उन्हें याद नहीं करता आज की डेट में राजद में। लेकिन जब तेज प्रताप को ये धकेल करके हटाने की कोशिश हुई तो तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों के समर्थकों की संख्या जो है वो ठीक ठाक है, एक ही बराबर के आसपास। तो यहाँ पर जो है पार्टी में खींचतान शुरू हो जाती है। और ये खींचतान आज नहीं तो कल होनी ही थी, क्योंकि स्वभाव में बहुत ज्यादा अंतर है। तेज प्रताप यादव को आप देखिएगा कि आप वो बहुत खुली हुई बातें जो होती हैं वो कर रहे होते हैं, उतना लाग लपेट या वो जो राजनैतिक वाला छल कपट वाली भाषा होती है उस सब का इस्तेमाल वो नहीं करते हुए आपको दिखेंगे। इसकी तुलना में आप तेजस्वी को आप बोलना देखिएगा, तो तेजस्वी जैसे ही मुंह खोलेंगे तो पॉलिटिकली करेक्ट क्या होगा, उनकी पार्टी का स्टैंड क्या होगा इस मुद्दे पर, उस सब के हिसाब से तौल करके बोलते हैं। अभी हाल का अगर आप मुद्दा देख लें तो हाल में देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी को मंच से गाली देने का जो बात, जैसे ही बात उठी उस पर, तो
तेजस्वी जो है वो सीधे पलट जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं तुम लोग भी तो करते हो, कांग्रेस वालों के साथ करते हो। और यहाँ यहीं पर आप देखिए तेज प्रताप यादव के लिए जब यही सवाल गया तो तेज प्रताप यादव तुरंत कहते हैं कि दुर्गा पूजा का टाइम है और ऐसे टाइम पर ऐसे हरकतें कर रहे हो, ये तो और ज्यादा लज्जा शर्मनाक बात है। तो ये अंतर जो है बहुत स्पष्ट आपको नजर आ जाएगा। तो दोनों लोगों में ये अंतर शुरू से है, इसीलिए आज नहीं तो कल ये शुरू होना ही था, बड़ा होने के बाद। अब आपने बातों बातों में ना मेरी एक नई जिज्ञासा खड़ी कर दी है। मुझे तो एक बात समझ आ दी आपने कि तेज प्रताप यादव का भी फैन बेस है, वोटर है उनके पास। सच में तेज प्रताप यादव के पास राजनीतिक भूमि है थोड़ी बहुत बिहार में? राजनीतिक जमीन देखिए, तेज प्रताप यादव वो अपने दम पर चुनाव जीत जाएंगे अपना। निर्दल उनको उनको आरजेडी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप रैली में भीड़ कितनी लगती है उसकी गिनती के हिसाब से अंदाजा लगाएं तो तेज प्रताप यादव अभी बिहार में चिराग पासवान या फिर तेजस्वी यादव से कम बड़े कद के नेता नहीं है, वो बराबर कद के ही नेता हैं। उनके पास भले जन समर्थन उतना ना हो, पैसे उतने ना हो, अब पूरा का पूरा जो चारा घोटाले वाला फंड था वो तो परिवार के पास रह गया, इनको निकाल दिया गया है खाली हाथ बाहर। तो ये होंगे तो खाली हाथ ही अभी, बहुत से बहुत चंदा वंदा करके कुछ लाख रुपए जुटा लेंगे अपने इलाके के लोगों से, या और जो चार जान पहचान के परिचित होंगे कुछ लाख जुटा लेंगे जिससे विधानसभा का चुनाव खुद लड़ लें। तो अभी ज्यादा पैसे तो इनके पास नहीं है, धनबल जो है वो सारा का सारा राजद के पास है, इसलिए वो आपको ऊपर चढ़ते हुए दिखेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो जन समर्थन है, जो वोटर बेस है, जिस वोटर बेस के दम पर तेजस्वी अपनी बात करते हैं, वो वोटर बेस में आप देखिएगा तो उस वोटर बेस में तेज प्रताप यादव के पास समर्थन तेजस्वी से ज्यादा है। और मैं आपको सत्य बताऊं, मेरे आज तक एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। फिर मैं तेज प्रताप यादव को सच बता रहा हूं, शक्ति कपूर देखा है ना फिल्मों में आपने, जॉनी लीवर, शक्ति कपूर, वो साउथ की फिल्मों में एक है, वो छोटी सी हाइट का सांवले से है, मैं उस आदमी को यही मानता था। ये जोकर है, ठीक है, अपना नौटंकी करता रहता है अपना, ठीक है, लालू प्रसाद का लड़का है, विधायक बन गया, मंत्री बन गया एक बार, ठीक है अपना। लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी। चलिए, इसका मतलब है कि तेज प्रताप यादव, मुझे आज तक सच बता रहा हूं, मुझे एकदम, मैं बिहार घूम के गया, मुझे, हम एक्चुअली कभी इस एंगल पे सोच ही नहीं पाए, वो हम कभी अच्छा, आप चलिए इस चीज को ऐसे सोचिए, इस चीज को आप, जो लोग नॉर्मली जो छवि देख रहे होते हैं किसी व्यक्ति की ना, उसी के हिसाब से अंदाजा लगाते हैं। आप ये बताइए कि आपका अगर अफेयर चल रहा हो तो वो तो कहावत होती है, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तो कितने साल तक छुपा लेंगे आप अपना अफेयर? नहीं, वो तो साल, हफ्ता 6 10 दिन महीने? बाद। हाँ, महीना 2 महीना। अगर अगर शादी के बाद भी आपका अफेयर चल रहा हो और कई कई चल रहे हो, तब कितने दिन तक आप छुपा लेंगे? अगर आप बहुत अच्छे, बहुत चतुर चालाक नहीं हैं तो 10 साल तक छुपा लेंगे क्या? नहीं हो सकता ऐसा, सही बात, नहीं हो सकता। वो भी जब आप सार्वजनिक जीवन में हो। लेकिन अभी अभी आप ऐसा तेज प्रताप यादव को करते देख चुके हैं। तो राजनीतिक रूप से उसकी समझ नहीं है या वो उतने इस्तेमाल नहीं कर सकता है दांव पेच, ये अगर आप समझ रहे हैं तो आप गलत फहमी में है। वो तो एक बात, तुलनात्मक रूप से शरीफ है, लेकिन दूध का धुला वो भी नहीं है। इसके लिए बिहार में कहावत चलती है कि लंका में जो सबसे छोटा होता है ना, वो भी 52 हाथ का होता है। तो परिवार वही है। कोई गलतफहमी मत पालिए कि वो बड़ा शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी नहीं वो भी नहीं है। नहीं, वो तो मैं मानता हूं नहीं है। अब मैं जरा आपसे ना एक नए पहलू पे बात करूंगा। आपने एक नया सवाल मेरे मन में खड़ा कर दिया। अब तक तो हमको लग रहा था कि रोहिणी आचार्य के इस फेसबुक के इस शेयर की हुई पोस्ट से बहुत नुकसान होने जा रहा है पार्टी में थोड़ा बहुत। लेकिन अब आपने तो एक नई बात खड़ी कर दी मेरे मन में कि भैया तेज प्रताप यादव का भी राजनीतिक कद है। तो जब तेज प्रताप यादव आज एकदम विरोध में खड़े हैं, वो तेजस्वी की हर चीज की निंदा कर रहे हैं और आरजेडी की निंदा करते दिख रहे हैं, आरजेडी के बड़े लीडर्स की निंदा कर रहे हैं, आरजेडी की एंटी इंडिया, एंटी हिंदू पॉलिसी की निंदा कर रहे हैं, वो तेजस्वी की उन बयानों की निंदा करते हैं जो वो हिंदुओं के खिलाफ या हिंदू सेंटिमेंट के खिलाफ या भारत के खिलाफ जब वो ऐसा कोई बयान देते हैं, तो
ऐसा मुझे लग रहा है कि मतलब तेज प्रताप भी आरजेडी को नुकसान पहुंचाएंगे और बहुत मोटा नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। देखिए, जो ये नुकसान पहुंचाएंगे वो तो पहुंचाएंगे ही। उसके अलावा देखिए, यहाँ पर भाजपा और बाकी दूसरी पार्टियां जो है, जो वो करने वाली हैं, वो भी आप समझ लीजिए। वो लोग, इनका मुकाबला विधानसभा चुनाव में कोई जमकर नहीं करने वाली। वो पूरी कोशिश करेंगे कि तेज प्रताप यादव आसानी से विधानसभा में पहुंच जाएं। इस बात की वो लोग पूरी कोशिश करेंगे। और तेजस्वी यादव अकेले ही ना पहुंचे, तेजस्वी यादव अपने 2-4 साथियों के साथ पहुंच जाए, ताकि राजद को हर रोज शर्मिंदगी का सामना करना पड़े जिस जिस दिन तेज प्रताप यादव कुछ बोलने के लिए खड़े हों। हर बार उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, इसका इंतजाम तो भाजपा करेगी ही। नीतीश कुमार इसका इंतजाम करेंगे ही। ये लोग राजनीतिक रूप से इतने समझदार तो हैं ही कि अपने शत्रु का शत्रु जो है वो उसको तो बढ़ाना ही है। तो ये तो होना ही है, ये तय। कुछ चीजें जो है वो तय है, और ये चीजें जो है बहुत आसानी से तेज प्रताप यादव को भी समझ में आती हैं, और वो इन चीजों का इस्तेमाल करने वाले हैं निकट भविष्य में। वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये गलतफहमी किसी को भी अपने दिमाग में नहीं पालनी चाहिए। बहुत आसानी से जो संजय यादव को जयचंद बताते हुए वो निकलते थे, वो तो अब लोगों को समझ में आने लगा है कि किसको वो जयचंद बोलते थे। तो जयचंद एक संजय यादव हो गए। तो अब संजय यादव के पास पहले जो था, उसके पास, संजय यादव के पास मीसा भारती और तेजस्वी का समर्थन हो जाता था। अब उसके पास जो है वो दो लोगों का विरोध है, एक तेज प्रताप यादव का विरोध है और एक रोहिणी आचार्य का विरोध है। तो दो लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं, ये भी नजर आ गया। तो अब जब परिवार में इंटरनल क्लैशेस शुरू होंगे, इसके बाद हम लोगों को देखना है कि अंत में जब एक बार 2 तारीख या 2 तारीख से 5 तारीख के बीच में आचार संहिता लागू हो जाएगी और सारा कुछ हम लोग होते हुए देखेंगे, तो उस समय तक सीटों वगैरह का जो है ऐलान होना, वो सब भी कुछ कुछ शुरू हो चुका होगा। तो हम लोग देखेंगे, आप पाएंगे कि यहाँ से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से तेज प्रताप जो है वो आ जाए, और तेज प्रताप अकेले आएंगे ऐसी उम्मीद भी नहीं लगती है। राजद से कुछ ना कुछ और भी वो तोड़ करके ले जाएंगे, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। गॉडफादर का वो सीन आपको याद है ना, कि जब गॉडफादर जब माइकल को सब धंधा बिजनेस सब कुछ सौंप देते हैं, तो सबसे पहला डिसीजन जो माइकल लेता है कि वो टॉम हैगन को सलाहकार पद से हटा के सलाहकार अपने की पोजीशन से हटा देता है। हाँ, सबसे पहले अपने पिता को सलाहकार बनाता है। अब एक बात बताइए कि अगर संजय यादव सलाहकार ही तो हैं तेजस्वी के, अगर तेजस्वी यादव को एक सलाहकार की जरूरत थी, एक मिनट, सलाहकार कौन होता है? वो होता है जिसके पास बहुत ज्यादा राजनीतिक ज्ञान हो, है, या जिसके पास मुझसे भी ज्यादा ज्ञान हो, तो उस आदमी को सलाहकार रखूंगा ना। कि ऐसे किसी आदमी को सलाहकार रखूंगा उसका मुझसे अल्प ज्ञान हो, नहीं भाई, मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो, मुझसे ज्यादा सीजन पॉलिटिशियन हो। तो एक बात बताइए, क्या तेजस्वी यादव को उसके परिवार में लालू यादव नहीं दिखे थे? अरे एक बात बताइए, लालू यादव अभी तो माइंड से साउंड है ना, उनका दिमाग सही काम करता है। यहाँ देखिए, आप नेता की तरह नहीं सोच रहे हैं, आप एक साधारण व्यक्ति की तरह सोच रहे हैं। एक नेता की तरह सोचिएगा तो आपको हमेशा अच्छे आदेश नहीं देने होते। बहुत से आदेश ऐसे होते हैं जो लोगों को बुरे लग जाएंगे। वो आदेश आप क्या कीजिएगा, खुद दीजिएगा या किसी के जरिए दीजिएगा? अगर आप खुद दीजिएगा तो आपकी छवि बिगड़ जाएगी। आप ऐसे सोचिए, टैक्स बढ़ने पे आप गालियां किसको देते हैं? निर्मला ताई को देते हैं। मोदी जी को गालियां कहाँ देते हैं हम लोग? नहीं देते। लेकिन मोदी जी की जानकारी के बगैर निर्मला ताई जो हैं वो टैक्स बढ़ा दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। मोदी जी को बता के ही बढ़ाती होंगी, मोदी की परमिशन से बढ़ाती होंगी। तो मोदी जी को गालियां क्यों नहीं देते, निर्मला ताई को गालियां क्यों पड़ती हैं? तो हर नेता को जरूरत होती है एक ऐसे व्यक्ति की जिसको गालियां पड़वाई जा सके। तो मतलब संजय यादव वो ढोल तो हैं। आप जो सोच रहे हैं कि मैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने पास रखूंगा, सलाहकार जो मुझसे ज्यादा समझदार हो, तो नेताजी जो है वो अपने पास एक ऐसे व्यक्ति को भी रखेंगे जो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता हो, नैतिकता का सवाल वो उठाए ही ना। अगर उसे कहा जाए कि 25 लोगों को काट दो तो वो काट दे, और बिल्कुल भी ना सोचे कि इसका पाप किसके सर गया होगा। ठीक। तो इस तरह के जितने भी आदेश निकालने होते हैं वो कौन देगा? तो नेताजी अपने पास बेवकूफों को भी रखते हैं।
नेताजी अपने पास बिल्कुल दुर्दांत किस्म के लोगों को भी रखेंगे जो बिल्कुल बेरहम किस्म के होने के लिए जाने जाते हैं। उनके पास जान पहचान में ऐसे आईएएस अधिकारी भी होंगे जो अपनी सख्ती के लिए जाने जाते हैं। तो ये उल्टा वाला हिसाब जो होगा ना वो भी नेताजी रखेंगे। तो आम आदमी की सोच और नेताजी की सोच, राजनीति वाली सोच जो होती है उसमें यहाँ पे अंतर होता है, इसलिए ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अदरवाइज ये बिल्कुल साधारण सी बात है, ऐसा होगा ही और ये होने वाला है ही, ये किसी को भी समझ में आएगा। जी, अब आते हैं जरा सीट बंटवारे पे। राहुल, देखिए तेजस्वी के साथ एक प्रॉब्लम पता क्या हो गई है, उसने खुद को अनाउंस तो कर दिया कि मैं ही होऊंगा अगला सीएम कैंडिडेट, लेकिन राहुल गांधी जानबूझ के तेजस्वी यादव का नाम नहीं ले रहे हैं। वो तेजस्वी के ऊपर ना एक दबाव बना रहे हैं। ये प्रेशर टैक्टिक्स यही होती है, प्रेशर पॉलिटिक्स यही होती है ना। अब एक बात बताइए, क्या उम्मीद है ये सीट बंटवारे में कितनी सीट ले जाएंगे राहुल जी? देखिए, इसको ऐसे समझिए कि पिछली बार से 2 गुने सीट पर लड़ना चाहेगी कांग्रेस इस बार। पिछली बार से 2 गुने 3 गुने सीट पर वामपंथी लड़ना चाहेंगे इस बार। और अभी जो दावेदारी वगैरह की बातें चल रही हैं कि कौन किस सीट पर दावेदारी ठोक रहा है, उसकी बातें चल रही हैं, तो 7 सीटें कम से कम ऐसी होती हैं जो वाम दलों के हिस्से में जाएंगी और कांग्रेस जो है उस पर अपनी दावेदारी ठोक रही है। तो ये आपसी झगड़ा होने ही वाला है थोड़े दिन में कि वाम दल कहेंगे कि ये 7 सीटें मुझे चाहिए और कांग्रेस कहेगी कि ये 7 सीटें मुझे चाहिए। अच्छा, अब ये 7 सीटें निकलेंगी तो निकलेंगी कहां से? तो ये 7 सीटें जो निकलेंगी ये तो अल्टीमेटली निकलनी है राजद की जेब से। तो राजद वाले कहेंगे कि नहीं भैया हम तो छोड़ेंगे नहीं। तो असली झगड़ा जब शुरू होगा ना वो अभी लूट के माल के बंटवारे को लेकर के शुरू होगा कि भैया कौन सा आदमी किस हिस्से में लूट में मारने जाएगा, तो इलाका कौन सा चुना जाए, कौन सा इलाका किसको दिया जाए। अभी ये मारामारी उस पर शुरू होगी सबसे पहले। और ये मारामारी देखिए सॉल्वेबल मारामारी है। इस मारामारी पे बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस मारामारी पर ध्यान देने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इस मारामारी को ये लोग इंटरनली सॉल्व करेंगे और सॉल्व इसलिए करेंगे क्योंकि इन लोगों सबको पता है कि अगर एक दूसरे का हाथ छोड़ा, कोई एक का भी हाथ छोड़ा, तो 1-2 विधानसभा जो होगी वो इनका ले जाएगा वो आदमी। मतलब अगर वाम दलों को छोड़ दिया तो भी 1-2 सीट जाएगी, कांग्रेस को छोड़ दिया तो भी 1-2 सीट जाएगी, क्योंकि 5-5 हजार 7-7 हजार वोट के अंतर से जीते जाने वाली जो सीटें थी उसकी गिनती आरजेडी के पास भी काफी है। तो आरजेडी की जो 70 सीटें थी पिछले बार की, वो जो 70 सीटें सबसे ज्यादा सीटें ला करके अपना शेखी बघार रहे होते थे, उसमें से कई सीटें ऐसी हैं जो बहुत कम मतों से जीती गई हैं। तो उस पर दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए इनमें से किसी का साथ नहीं छोड़ा जा सकता है। ये भी आरजेडी को भी समझ में आ रहा है, वाम दलों को भी समझ में आता है और कांग्रेस को तो खैर आता ही है। तो ये वाला जो झगड़ा है ये लोग आपस में ये लोग सुलझा लेंगे। आनंद भाई, आपकी आवाज कुछ धीमी आनी शुरू हो गई है लगता है। आनंद भाई जाते जाते मुझे एक बात, ठीक, आनंद अब आ रही है जी? हाँ, ठीक। अब जाते जाते आपसे बस एक आखिरी सवाल। चुनाव पूरा गर्मा चुका है, अभी भी कोई मुद्दा मिला तेजस्वी यादव या राहुल गांधी को कि वही वोट चोरी, बिजनेस, इंडस्ट्री, बेरोजगारी, यही मुद्दे हैं बस? देखिए जो भी मुद्दे होते हैं ना, नीतीश कुमार जितनी देर में बेचारे तेजस्वी यादव मुद्दा सोच पाते हैं उससे कहीं ज्यादा तेजी से नीतीश कुमार जो है उस मुद्दे को छीन के भाग जाते हैं। तेजस्वी यादव जितनी देर में महिलाओं के पेंशन की बात करते, वृद्धा पेंशन की बात करते, वृद्ध लोगों को जो पेंशन मिलते थे 300-400 रुपए, उसकी बात जितनी देर में वो करते उतनी देर में अगली सुबह 1-2 दिन होते होते मतलब जो है वो नीतीश कुमार आए दौड़ते दौड़ते और सारी वृद्धों का पेंशन जो है वो बढ़ा करके और वापस भाग गए दौड़ के दौड़ते, और उतनी देर में उनके पास से मुद्दा ही गायब हो गया। वो सबसे पहले लेकर के आए थे रोजगार और नौकरी वगैरह का मुद्दा, तो हमने नौकरियां बांटी, ये चिल्लाना बेचारे ने शुरू ही किया था, आरजेडी वालों ने ये चिल्लाना शुरू ही किया था कि नीतीश कुमार ने क्या किया, एक पूरा भव्य आयोजन वगैरह करवाया और उसमें इंजीनियर्स को जो है वो जो नए भर्ती हुए इंजीनियर थे उन सारे इंजीनियर्स को उन्होंने अपने सर्टिफिकेट और नौकरी का आवेदन जो पत्र होता है
ज्वाइनिंग लेटर वगैरह जो होते हैं वो सब कुछ देना शुरू कर दिया, उसका वीडियो पूरा निकल गया और पूरा न्यूज में आ गया, ये लो भैया तुम जब थे तो क्या चीज की नौकरी तुम दे रहे थे, बहुत से बहुत सिपाही की भर्ती कर रहे थे और इसकी भर्ती कर रहे थे, उसकी भर्ती कर रहे थे, लो ये 6,000 7,000 एक बार में जो है वो इंजीनियर्स की भर्ती होनी शुरू हो गई। तो बिल्कुल जो मुद्दा छीन लेना होता है वो छीन के भाग जाने वाला काम जो होता है, ये काम करना बहुत पहले से जो है वो नीतीश कुमार शुरू कर चुके हैं। तो पहले रोजगार वाला मुद्दा इनसे छीना, उसके बाद ये छीन लिया कि भाई ये वृद्धा पेंशन वाला मुद्दा था, इसके बाद कहा कि बिजली फ्री करेंगे, बिजली फ्री करेंगे। तो जब तक वो लोग कहते कि बिजली फ्री करेंगे, उतनी देर में नीतीश कुमार ने क्या किया कि कर दिया बिजली फ्री, क्या ये लोग 125 यूनिट फ्री कर दिया, जाओ कल से फ्री। तो अब इस महीने से आना शुरू हो जाएगा उसका सब्सिडी का पैसा। तो ये सब जो हुआ है ना, मतलब मुद्दे जितनी देर में बेचारे तेजस्वी खोज पाए, उतनी देर में उस मुद्दे की काट लेकर के नीतीश बाबू जो है वो तैयार रहते हैं। एक एक दिन में 148 योजनाएं पास करके और उनको जो है वो उतार करके जमीन पर रख तैयार हो जाते हैं। जब तक कहोगे कि भाई इधर उत्तर बिहार में बाढ़ का मुद्दा है, तब तक में वो मेची नदी का जो इंटरलिंकिंग का जो प्रोजेक्ट है उसका शिलान्यास करवाते हैं। आप कहेंगे कि नदियों पर पुल नहीं बना, तो वो गिनती दिखा देते हैं कि कोसी पर 2 बन गए, गंगा पर 4 बन गए, ये देखो यहाँ बन गया, वहां बन गया। तो जितनी देर में मुद्दा कोई लेकर के आएगा, उतनी देर में नीतीश कुमार उसे लेकर के भाग जाते हैं। इसीलिए बेचारे तेजस्वी के पास मुद्दे उतने आ नहीं पा रहे हैं, तो ले दे करके घूम फिर करके उनको वही वोट चोरी और एसआईआर पे आ जाना पड़ रहा है। और जैसे ही वो वोट चोरी बोलते हैं, तो बिहारियों को तुरंत जो है वो कांग्रेस और आरजेडी का जो वोट चोरी करने का तरीका था, जिसमें पूरी पूरी बूथ लूट ली जाती थी, वो याद आ जाता है। तो अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम जो होता है वो कर ले रहे हैं। ये हो रहा है फिलहाल बिहार की राजनीति में। सर जाते जाते 1 मिनट में समझाइए, क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार बना रहे हैं और कै सीट आ रही है? सरकार देखिए, सरकार फिर से वही सरकार होने वाली है, सेम टू सेम सरकार रिपीट होने वाली है। अगर आप 2-3 महीने पहले पूछते, तो 2-3 महीने पहले हम जरूर आपको कहते कि तेजस्वी का पलड़ा भारी लग रहा है। 2-3 महीने पहले तेजस्वी का पलड़ा भारी लग रहा था। फिर धीरे धीरे बराबरी पर आते जा रहे हैं। और जैसे जैसे रैलियों की संख्या बढ़ेगी, 2-4 रैलियां अगर और हो गई आरजेडी की और कांग्रेस की, जो कि हमें उम्मीद है कि होगी, तो 2-4 रैलियां जैसे ही और हो गई, तो उसके बाद जो वो छवि पर ठप्पा लगना होता है ना, वो लोगों को जंगल राज याद आ जाएगा अच्छी तरह से, और छवि पर ठप्पा लग जाएगा। और उसके बाद जो है वो निश्चिंत हो सकते हैं आप कि हाँ अब जो है वो एनडीए की सरकार ही फिर से आने वाली है बिहार में। थोड़ा बहुत मंत्रालयों में अंतर होगा, मंत्रालय में इस मंत्री का वो मंत्रालय हो जाएगा, उस मंत्री का वो मंत्रालय हो जाएगा, इतना ही परिवर्तन होगा। इसके अलावा और कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। आनंद भाई, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों से एक बात स्पष्ट हुआ है कि अभी तो इनका पारिवारिक कलह और बढ़ेगा। और सही बात है, इधर युद्ध के मैदान में उतरे हुए हैं तेजस्वी, उधर तेज प्रताप के साथ रोहिणी आचार्य ने भी विद्रोह कर दिया है। अब देखते हैं इनकी लंका कौन लगाता है, खुद लगाते हैं या परिवार लगाता है। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य किसी विषय पर फिर आपसे मिलेंगे। जाते जाते आप लोगों को एक बात बता दूं कि पंजाब में यूपी और बिहार की लेबर के साथ जो आज पंजाबियों का रवैया है वो बहुत ही ज्यादा गलत है। और मैं और मेरा चैनल इसकी कड़ी निंदा करता है, घोर निंदा करता है। आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य किसी विषय पर फिर आपसे मिलेंगे आनंद भाई, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।